और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, जिसका पहले नाम हुआ करता था द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसमें सिलेबस के हिसाब से 3 नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। पहला जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में लगाई गई थी। इसमें पहला टॉपिक आता है अपना बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। हम इस चैप्टर में इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझ लो ताकि तुम्हें इससे एक थीम समझ में आएगी और कनेक्टिविटी डेवलप कर पाओगे तुम आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। तो जैसे हम अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो 1967 के बाद से इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अलग अलग फेजेस के थ्रू इंडियन पॉलिटिक्स गुजरी है। हमने पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि इंदिरा गांधी इमर्ज्ड एज ए प्रोमिनेंट लीडर, एक बड़े लीडर की तरह इंदिरा गांधी एक टावरिंग लीडर के रूप में सामने निकल कर आई। सेकेंडली, पार्टी पॉलिटिक्स पोलराइज हो गई थी। पोलराइज होना मतलब क्या? देखो, पहले तो एंटी कांग्रेसिज्म चला, मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी। एंड एक समय ऐसा भी आया जब सब इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए, तो पोल्स बन गए थे। एक साइड इंदिरा गांधी की कांग्रेस तो एक साइड बाकी सभी पार्टीज। एक समय था जब एक साइड कांग्रेस थी और एक साइड बाकी सभी पार्टीज। तो पोलराइजेशन हो गया था हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। देन उसके बाद क्या हुआ कि देयर वर टेंशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशियरी। जुडिशियरी जो हमारी गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट्स और हमारा हाई कोर्ट्स जो है, उसके बीच में, मतलब जुडिशियल सिस्टम के बीच में और हमारा जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, उसके बीच में ऐसा पहली बार हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही थी। उसके बीच में आपस में मतभेद हो रहे थे कि उस टाइम की गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये सारे काम जो गवर्नमेंट कर रही है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। इस चीज के बदले में उस टाइम की गवर्नमेंट, जो ऑब्वियसली कांग्रेस ही थी, वो अपने स्टैंड पे कहती कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के खिलाफ है। और ऊपर से कहती कि कोर्ट्स एक तरीके से रुकावट बन रहे हैं, वो प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। ये सब कांग्रेस का कहना था अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, इस पैरा से तुम्हें कुछ याद नहीं करना, बस इसको पढ़ना इसलिए जरूरी था ताकि तुम आगे डॉट्स को कनेक्ट कर पाओ। हकीकत में ये चैप्टर इस टॉपिक से शुरू होता है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा ध्यान से समझना इस टॉपिक को तुम, ठीक है। 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताने लायक लेवल की इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ नहीं हुई। और ऊपर से जब बांग्लादेश वाला क्राइसिस चल रहा था तब करीब करीब 8 मिलियन लोग रेफ्यूजीज बन के बांग्लादेश से इंडिया आ गए थे। उसके जस्ट बाद इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी और वॉर के बाद यूएसए गवर्नमेंट ने भी एड देना बंद कर दिया था इंडिया को। तो तुम देख सकते हो इकोनॉमिकली कितने ज्यादा क्राइसिस फेस कर रहा था अपना देश। ये तो चलो झेल लेता है इंडिया कैसे भी करके, लेकिन कहते ना कंगाली में आटा गीला। तो इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। भाई जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है ना तो उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें भी महंगी हो जाती हैं। 1973 तक 23% प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी और ये काउंट 1974 तक आते आते 30% हो गया था। इस सिचुएशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट पता है क्या करती? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज को फ्रीज कर देती है। ध्यान से सुनो, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज को फ्रीज कर देती है। इस चीज से थोड़ा सीख लो मेरे भाई। जो ये रिलेटिव्स और सो कॉल्ड 4 लोग कहते रहते ना, बेटा सरकारी नौकरी कर लो, इसमें सिक्योरिटी होती है, ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को ये चीज दिखाओ और बोलना कि अगर पढ़ाई की होती है अपनी जिंदगी में तो ऐसा ज्ञान नहीं पेल रहे होते तुम।
खैर, बैक टू द टॉपिक। इन सब प्रॉब्लम्स का साथ दिया मॉनसून फेल ने, जो 1972-73 में हुआ था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 8% कम हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है इन सब के बाद क्या हुआ होगा? देश भर में प्रोटेस्ट हुए और ज्यादा प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने किए, और इनमें से तो कुछ ग्रुप्स इतने एग्रेसिव हो गए थे कि इन्होंने हथियारों का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। इन हथियार यूज करने वाले ग्रुप्स को अब नक्सलाइट या फिर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स की। जो ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी ना, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पॉलिटिकल रुख अपना रही थी। तो ये टॉपिक भी वहीं से जुड़ा हुआ है। सारे टॉपिक क्या है, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्ट करके पढ़ोगे, मजा आएगा, समझ में आएंगी सारी चीजें। तो जैसे आप यहाँ देखोगे ना, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स में स्पेशली स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जनवरी 1974 में गुजरात में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल और बाकी लगभग हर ज़रूरी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती है और करप्शन भी बहुत बढ़ जाता है। तो गुजरात के स्टूडेंट्स इन सब इश्यूज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद ही इन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में अपोजिशन पार्टीज भी जुड़ जाती है। इससे क्या होता है कि गुजरात में प्रेसिडेंट्स रूल लगा देती हैं इंदिरा गांधी, जो पीएम थी उस टाइम पे। अब जो ये अपोजिशन पार्टीज थी जो स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट कर रही थी, वो फ्रेश इलेक्शन की डिमांड करने लग जाती हैं। मोरारजी देसाई, जो काफ़ी बड़े लीडर थे कांग्रेस के, ये इनडेफिनाइट फास्ट पे चले जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं ये फास्ट तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं करवाए जाते गुजरात में। इस सब प्रेशर की वजह से गुजरात में जून 1975 में इलेक्शंस करवाए जाते हैं। रिजल्ट का आइडिया तो तुम्हें भी पता चल लग ही गया होगा, नहीं लगा तो मैं बता देता हूँ। कांग्रेस आर, जिसकी पहले गवर्नमेंट बनी हुई थी गुजरात में, वो हार जाती है इस इलेक्शंस में। गुजरात तो समझ आ गया, अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में भी स्टूडेंट्स मार्च 1974 में प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और यहाँ पे भी लगभग गुजरात जैसे ही रीजन्स थे कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, फूड स्केर्सिटी मतलब खाने की कमी पड़ जाती है, बेरोजगारी और करप्शन, इन सब के खिलाफ ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। थोड़े टाइम बाद बिहार के इन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को अब लीड करते हैं जयप्रकाश नारायण, जो एक बहुत बड़े लीडर थे। इनका ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाने में भी काफ़ी बड़ा रोल था। जब स्टूडेंट्स इनके पास गए कि सर आप हमारे प्रोटेस्ट को लीड करो, तो उन्होंने एक ही शर्त पे ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट रहेगा और केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, नेशनल अपील होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हम इस मूवमेंट को हम नेशनल वाइड लेवल पे लेके जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि इसमें हर सेक्शन ऑफ लाइफ के लोग जुड़ जाते हैं। जयप्रकाश नारायण ने डिमांड किया कि बिहार की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए और इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन की मांग करी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर्स में, ताकि ट्रू डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करी जा सके। लेकिन बिहार की गवर्नमेंट ने रिजाइन करने से मना कर दिया। इसी समय पे हमारे रेलवे वर्कर्स की भी स्ट्राइक हुई थी। इस स्ट्राइक के बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। 1975 में पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट होती है और इस मार्च को जयप्रकाश नारायण लीड करते हैं। इस रैली में जयप्रकाश नारायण को नॉन कांग्रेस पार्टी से भी सपोर्ट मिल रहा था, जैसे कांग्रेस द भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और एटसेट्रा। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के जुड़ने के बाद इस प्रोटेस्ट को एंटी कांग्रेस प्रोटेस्ट की तरह देखा जाने लगा था कि अब ये प्रोटेस्ट कांग्रेस के खिलाफ, मतलब सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के, बिहार और कांग्रेस की। ठीक है, अभी जो मैंने बताया था ना कि रेलवे स्ट्राइक के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है आगे, वो यही है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर भी एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो इसको भी। तो
मई 1974 में क्या होता है कि एक स्ट्राइक होती है NCCRS के अंडर में। ये NCCRS एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल नेम है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल। तो ये कमेटी नेशन वाइड स्ट्राइक कर देती है और इसके लीडर होते हैं जॉर्ज फर्नांडिस। इस स्ट्राइक में सारे रेलवेज के एम्प्लॉयज थे और ये लोग बोनस और बेहतर सर्विस कंडीशंस की डिमांड कर रहे थे, इसलिए ये लोग स्ट्राइक कर रहे थे। गवर्नमेंट ने स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और तो और गवर्नमेंट ने स्ट्राइकिंग वर्कर्स की डिमांड को मानने से भी मना कर दिया था। काफ़ी सारे इनके लीडर्स को अरेस्ट करवा दिया गवर्नमेंट ने और बात इस हद तक बढ़ गई कि रेलवे ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा था। अगला टॉपिक है अपना कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। ये टॉपिक भी पिछले टॉपिक से कनेक्टेड है। चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ा करो तुम, क्योंकि इससे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। देखो, इस चैप्टर में हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी ना थोड़ा हम उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ तो रीज़न हुए होंगे ना इमरजेंसी लगाने के। ऐसे थोड़ी ना हुआ होगा कि रात में इमरजेंसी का ख्याल आया और सुबह लगा दिया। वही सारे रीजंस हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी इंडिया की, फिर बिहार एंड गुजरात मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर रेलवे स्ट्राइक आ जाती है, और अब ये कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसी टाइम पे 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इमर्ज हुए। पहला कि क्या गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकती है, मतलब क्या गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है या ख़त्म कर सकती है। इस पे सुप्रीम कोर्ट कहती कि नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा इशू ये था कि क्या पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, जो एक फंडामेंटल राइट था उस समय पे, तो क्या गवर्नमेंट इसे ख़त्म कर सकती है। अगेन इस पे भी कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से अमेंड नहीं कर सकती कि जिससे लोगों के राइट्स ही ख़त्म हो जाएं। और थर्ड इशू ये था कि फिर से गवर्नमेंट कहती कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर सकती है, ताकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और ज़्यादा सुंदर बना सकें। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ बातें लिखी हैं जिनको स्टेट फॉलो करना चाहे तो करे और ना करना चाहे तो ना करे, अच्छा काम करने के लिए होते हैं बेसिकली ये। तो गवर्नमेंट दलीलें दे रही थी कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दें, क्योंकि DPSP को और ज़्यादा अच्छा बनाना है हमें। तो जुडिशरी इस चीज़ के लिए भी क्लियर कट मना कर देती है गवर्नमेंट को। देख रहे हो ना यहाँ पे कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। गवर्नमेंट कहती ये कर सकते हैं क्या, उस पर जुडिशरी कहती नहीं तुम नहीं कर सकते। तो ये क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था साफ साफ। इस टाइम पे एक केस भी ऐसा ही होता है, केशवानंदा भारती केस। इस केस में कोर्ट डिसीजन देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं और इन बेसिक फीचर्स को गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती किसी भी हालत में। ये केशवानंदा वाला केस 1973 में होता है। तो इसके जस्ट बाद क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली हो जाती है। ये ध्यान से समझो थोड़ा, है ना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अभी तक क्या होता था कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की पोस्ट खाली होती थी तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट लीडर को CJI बना दिया जाता था। लेकिन 1973 में गवर्नमेंट ने 3 सीनियर मोस्ट लीडर्स को साइडलाइन करके चौथे जज को CJI बनाया था। मतलब सबसे ज़्यादा सीनियर जज को और सेकंड जज को और ये थर्ड जज को, ऐसे 3 जजेस को इग्नोर करके फोर्थ वाले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देती है गवर्नमेंट। ये फोर्थ जज थे AN रे, इसको CJI बना दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। ऐसा करने के पीछे ये रीज़न माना जाता है कि गवर्नमेंट ने उन 3 सीनियर जजेस को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वो गवर्नमेंट का साथ नहीं देते, और जो ये AN रे थे ये गवर्नमेंट का एक तरीके से पपेट था। ये सारे पंगे ले रही थी गवर्नमेंट हमारी जुडिशरी के साथ, तो इस चीज़ का कुछ तो क्लाइमैक्स आना ही था। यहाँ पे क्लाइमैक्स इस चीज़ का ये आता है कि हाई कोर्ट रूलिंग दे देती है, मतलब हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देती है कि जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन था, जो अभी अभी हाल ही में उन्होंने इलाहाबाद से सीट जीती थी ना, उस इलेक्शन को हाई कोर्ट इनवैलिड करार दे देती है। इसके आगे अगली वीडियोस में पढ़ लेंगे, सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ते ना बेटा, और तो क्या है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा यार, वरना मेरे को पढ़ाने में क्या दिक्कत होती।
disco.